नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में नोटबंदी का आज 70वां दिन है और आज ताल ठोक के हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश में जो लोग नोट बैन का विरोध कर रहे हैं, क्या उनके पास काला धन है? सवाल इसलिए क्योंकि आज पीएम मोदी ने कहा है कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने तैयारी नहीं की, मुद्दा ये है कि सरकार ने काले धन को निपटाने के लिए किसी को तैयारी का मौका नहीं दिया। यानी इस बयान में प्रधानमंत्री ने उन सभी विरोधियों पर करारा हमला कर दिया है जो 8 नवंबर के बाद इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। पीएम के इसी बयान पर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पीएम का बयान लोकतंत्र का अपमान है। नोट बैन का विरोध करने वाली करीब सभी पार्टियों ने कहा कि पीएम ने उन्हें साफ लफ्जों में काले धन का समर्थक या समर्थन करने वाला बताया और इसे लेकर संसद के अंदर से लेकर बाहर तक मांग हुई कि पीएम अपने बयान पर माफी मांगे। हमारा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में जब किसी दल, किसी नेता का नाम नहीं लिया, तो विपक्षी दल क्यों ये मान रहे हैं कि पीएम का बयान उन्हीं के लिए है या काले धन का समर्थक उनको बताने वाला है? और क्या नोट बैन के फैसले का सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनके पास काला धन है? काले धन के खिलाफ हर बयान विपक्ष को अपना अपमान क्यों लगता है? क्या नोट बैन के विरोध पर नेताओं का मन काला है? और क्या 70 साल से भ्रष्टाचार के लिए संविधान तक का दुरुपयोग किया गया है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने आज ये बातें कही हैं। चेयरमैन साहब, सदन से माफी मांगनी चाहिए। मैं परमिशन लेके थैंक द ऑनरेबल मिनिस्टर। यू कैन ले ऑन द टेबल। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। दुख इस बात का है, अगर उनको एक 72 घंटे भी तैयारी करने के लिए मिल जाते तो वाह वाह, मोदी जैसा कोई नहीं। जिनके पास काला धन है, क्या वही नोट बैन के विरोधी हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि अपोजिशन पार्टी श्री मनोज में है। ये लाइब्रेरी में ये कहा गया कि पूरा अपोजिशन को यदि हम पहले बता देते तो सारा अपोजिशन अपना काला धन बचा लेता। ये बहुत गंभीर आरोप है, इसलिए प्रधानमंत्री को आकर के इस मामले में हाउस के बाहर बार ये कह रहे हैं और आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि यदि अपोजिशन को 72 घंटे का समय दे दिया जाता इस फैसले को लेने से पहले, तो शायद ये मेरा विरोध नहीं करते, मेरी तारीफ करते। ये इन्होंने एक तरीके से अपोजिशन के ऊपर हमला बोला। ये क्या है कि हम लोग काले धन का समर्थन कर रहे हैं। सारे विपक्ष पर आरोप लगा दिया कि ये काले धन का समर्थन करने वाले हैं। सारे विपक्ष पर ये आरोप लगा दिया कि इनको मौका मिल जाता था काला धन निकालने का। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं है। क्या नोट बैन के विरोधियों के खिलाफ बयान विपक्ष का अपमान है? जो उन्होंने कहा है वो इनके लिए कहा है, ये राज्यसभा के लिए तो गलत है, बिल्कुल निराधार है। और ये बहाना ढूंढ रहे हैं सिर्फ क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। क्या नोट बैन के विरोध पर नेताओं का मन काला है? 70 साल तक इसी कानून नियमों का दुरुपयोग करने वालों ने देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। संविधान कानून का दुरुपयोग करके किया है। क्या 70 साल से भ्रष्टाचार के लिए संविधान का दुरुपयोग हुआ? Absolute sense of cowardliness. He is a coward to speak, outside the house in the very same premises of the parliament, but doesn't come to the parliament and speak. ये मोदी जी की
नोटबंदी की जो बाढ़ आई है ना, नोटबंदी की बाढ़, इसमें कांग्रेस, सपा, ममता, केजरीवाल, मुलायम, मायावती, सारे के सारे एक झाड़ पर चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ गए और देखते हैं मोदी जी की ये बाढ़ कब चली जाए। और इस पर बातचीत करने के लिए पवन वर्मा साहब जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सलाहकार रहे हैं। बतौर सलाहकार उनका ओहदा कैबिनेट रैंक का था। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भी रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, उत्तर प्रदेश में देवरिया के रुद्रपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। सर, आपका भी स्वागत। गौरव भाटिया साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से। संबित पात्रा साहब बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी की केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और यहाँ स्टूडियो में विजय सरदाना साहब जाने माने अर्थशास्त्री है, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के एडवाइजर है और एग्री बिजनेस कमेटी के को चेयरमैन रह चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पात्रा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दिया है उसके माने क्या है? ये किस ओर इशारा कर रहे थे और किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? बड़ा स्पष्ट इशारा था, बड़ा स्पष्ट वक्तव्य था। वक्तव्य यह था कि जो लोग काले धन का विरोध कर रहे हैं, जो लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं उनको इस बात की चिंता है कि हमें वक्त नहीं मिला अपने काले धन को सफेद करने का। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है, पूरे विपक्ष ने इसे अपने ऊपर हमला क्यों ले लिया है? अगर अपने ऊपर हमला ले लिया है तो फिर ये हिंदी की जो मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला विषय है क्या? ये वाकई हकीकत नहीं है कि वो लोग जिनको लगता है कि हमारे पास ज़्यादा काला धन है और हमारे को तैयारी करने का समय नहीं दिया गया, वो लोग इसका विरोध करेंगे? क्योंकि नोटबंदी से, विमुद्रीकरण से, डीमोनेटाइजेशन से अगर कुछ हो रहा है तो वो काले धन को पकड़ने का प्रक्रिया चल रहा है। नहीं तो डॉक्टर पात्रा, आप क्या वही विरोध करेगा जिसके पास काला धन है। इसके माने क्या है कि जो लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं उन सबके पास काला धन है? नहीं, देखिए, नोटबंदी का विरोध दो तरीके से हो सकता है। एक तो नोटबंदी जो डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस एज सच है उसका विरोध, और एक दूसरा है उसके इनकन्वीनियंस, उसके कारण जो असुविधा हो रही है उसके ऊपर टिप्पणी करना और उसका विरोध। आप देखिए, चूंकि हम सरकार है, हम बिल्कुल मैच्योरिटी से इन बातों को समझते हैं। हाँ, इनकन्वीनियंस हो रही है, ये हम डे वन से कह रहे हैं, और खुद मोदी जी ने कहा कि इनकन्वीनियंस होगी, मगर मुझे हाथ जोड़कर कहा उन्होंने 50 दिन का वक्त दीजिए, 50 दिन के बाद सब कुछ सुधरा हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही बात है। जिसके बच्ची की शादी है, जिसके स्कूल की फीस देने हैं, अगर वो किसी प्रकार का विरोध करते हैं, वो किसी प्रकार का अपना कंसर्न यहाँ व्यक्त करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके पास काला धन नहीं है, उसका अर्थ ये नहीं कि उसके पास काला धन है, उसका अर्थ यह है कि उसे लाइन में ज़्यादा लंबे देर तक खड़ा होना पड़ रहा है, इसलिए बेचारा वो परेशान है और वो अपनी व्यथा को कह रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं है। मगर जो लोग ये कह रहे हैं कि ये नोटबंदी वाली जो कानून है इसको किसी भी कीमत पर हटा देना चाहिए, ये कानून ही खराब है और ये बिल्कुल उचित कानून नहीं है, उस पर संशय होगा कि आखिर इस कानून के ऊपर क्यों उंगली उठा रहा है। क्योंकि विश्व भर के जितने बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मैं इसी बात को आगे ले जा रही हूं। डॉक्टर पात्रा, मैं इसी बात को आगे ले जा रही हूं, लेकिन उससे पहले काले धन वालों को होता है। उससे पहले पवन वर्मा साहब, मैं माफी चाहती हूं, मैं आपको गलती से अभी सांसद कह गई हूं। मैं दर्शकों को भी बता दूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में रह चुके हैं। पवन साहब, मैं आपके पास अब राष्ट्रीय मैं राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हूँ पार्टी का और नेशनल स्पोक्स पर्सन। जी, माफी। अब मैं इस मुद्दे को आगे ले जा रही हूं। अखिलेश जी, उनका ये कहना है कि जो विरोध कर रहा है नोटबंदी का, उनको कटघरे में पीएम ने खड़ा किया है। परेशानी को लेकर चर्चा जायज है और उसका तो हम वेलकम कर रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी है, झूठ बोलने की बड़ी लेटेस्ट बहुत बड़ी मशीन है। कोई वोट न दे तो पाकिस्तानी है मशीन। इनके सुर में न सुर मिलाए तो राष्ट्रद्रोही है। इनके किसी कदम का विरोध करे तो जो भी मन में आए वो बोल देगा। बात होती है नीतियों पे, तथ्यों पे, आधारों पे। आपको सत्ता मिली थी, सब लोग इस पक्ष में, पूरा देश इस पक्ष में है कि आपने कहा था हम काला धन 1,80,000 विदेश से है वो लाएंगे, हिंदुस्तान का काला धन ठीक करेंगे।
1,80,000 करोड़ रुपए बीजेपी की एक्सपर्ट टीम ने बताया था। अकाउंट नंबर भी इनके पास था, सबके खाते भी इनके पास थे। 15 लाख 100 दिन में देने वाले भी थे, ये वादा किया था। आडवाणी जी और रामदेव जी 3,20,000 करोड़ रुपए बताते थे, और हिंदुस्तान में भी बताते थे। आपको 2.5 साल हो गए, विदेश का पैसा कहाँ गया पता नहीं, जो कहाँ दिख रहा है किसके अकाउंट में गया, इन्हीं लोगों के पास होगा, क्योंकि अकाउंट नंबर इनके पास है और कहीं गया नहीं होगा। जो हिंदुस्तान में आपके पास सारी मशीनरी आपके पास हैं, आप बहुत ज़बरदस्त चौकीदार अपने आप को बताए थे, रखवाले बताए थे, तो आपकी मशीनरी सारी रहने के बावजूद आप उन चोरों को नहीं पकड़ पाए। वो चोर कितने होंगे? 1-8% होंगे, 2% होंगे, लेकिन 1-2% को न पकड़ने की बजाय, मैं एक बार एक कहावत सुनाया था, संभवतः आप ही के चैनल पर सुनाया था, कि वही कि एक चोर को राजा नहीं पकड़ पा रहा था तो उसने पूरे नगर को थाने में को बंद कर दिया, किसी में से कोई एक चोर है। वही उसी टाइप का निर्णय हमारे माननीय मोदी जी का है। अरे भाई आप पकड़ो ना, आप इतनी मशीनरी लिए बैठे हो, देश की सत्ता आपके हाथ में, इतनी जबरदस्त मेजॉरिटी है, ये भी नहीं कह सकते हो कि हमें हमारे अलायंस हमें खींच रहे हैं इधर उधर। आप पकड़ो, किसने रोका है? अच्छा, आप रेट डालो और निकाल लो रुपए, जिसको जान रहे हो, जिसको बता रहे हो, दिखाओ ये है मैंने पकड़ा, इसके पास से इतने करोड़ रुपए मिले, इसके पास इतने करोड़ रुपए, देखो हम भी कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अखिलेश जी ठीक है, मैं इस पर जवाब मार रहे हो। अखिलेश जी मैं इस पर जवाब ले लूंगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी पार्टी का नाम ही नहीं लिया, फिर क्योंकि अखिलेश जी किसी पार्टी का नाम ही नहीं लिया, तो उसे आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? जी देखिए, ये मामला प्रिविलेज क्या है। नोटबंदी पे नोटिसें लगी हैं हाउस के अंदर, आप हाउस में तो भाग रहे हो, मंच जिसे होता ना स्टेज शो, जब लोकसभा में आए थे तो नाना प्रकार की भाव भंगिमाएं कर करके सीढ़ियों के पैर चूम करके माननीय मोदी जी लोकसभा में प्रवेश किए थे। ऐसा लगता था, तो ये स्टेज नहीं है, ये नाटक नहीं है देश चलाना, प्रधानमंत्री का पद। आप बाहर दिन भर में 8 बार बोल रहे हैं, चुप ही नहीं होते हैं, ऐसा चुप ही नहीं होता है, लेकिन लोकसभा देखते ही ऐसा चुप हो जाते हैं, ऐसा शांत होते हैं। लोकसभा में बोलो ना भाई, ये सारी बातें आप लोकसभा में बोलो, ये वो जगह है लोकसभा में बोलने के लिए है। अब बताओ, बहस करो, यही तो लोकतंत्र है। पर आप अपनी भूमिका जी मैंने इस कारण से लगाया है, ये हमारे पक्ष हैं। अखिलेश जी आप बहस करने, अरे आप कहिए तो, अरे ये कौन कह रहा बहस करने, कहा नहीं दे रहे? अखिलेश जी 10 सेकंड में उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने प्रधानमंत्री को आक्षेप किए नेता हूं, अगले दिन आप ये कहते हैं कि पीएम की मौजूदगी जरूरी है, पीएम वहां मौजूद रहते हैं, उसके बाद आप ये कहते हैं कि नहीं अब उनको बोलना जरूरी है, फिर उसके बाद जब वो बोलना शुरू करते तो आप कहते नहीं वहां नहीं बोलना, आपको यहाँ बोलना है। एक सेकंड, अब मैं जवाब लेती हूँ अखिलेश जी, एक सेकंड पीएम पे आक्षेप किया है। पहले बीजेपी के लोगों का हमेशा से यही बयान रहा है कि सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, न कि विपक्ष की। आप जब पार्लियामेंट चलती है, बैठे कहें कि हम जवाब देंगे, बहस में हम भाग लेंगे, ठीक है अखिलेश जी, भाग लेते हैं। अखिलेश जी पार्लियामेंट किस लिए है? अखिलेश जी हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, ये आप जानते हैं, तस्वीरें रोज आ रही हैं, करोड़ों रुपया स्वाहा हो रहा है। इस पर सिर्फ ये कह रहे हैं आपको परेशानी पर जिक्र करना है, कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे जाइए, आप वो करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अब मैं आपसे आगे जवाब लूं, इससे पहले मेरे 3 और मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। अखिलेश जी मुझे जाना है, डॉक्टर पात्रा मैं आती हूँ। कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री पे बहुत कुछ कहा है अखिलेश जी, आप उस पर जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, पवन वर्मा जी, रूबिका जी कुछ कहना चाहता हूँ, भाटिया साहब आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए। पवन वर्मा जी, एक गांव का सरपंच ये कहता है कि गांव में बहुत चोर हो गए हैं, उनकी धरपकड़ शुरू होनी चाहिए। उसमें से एक शख्स उठ के कहता है कि आपने मुझे चोर कैसे कह दिया। मुझे लगता है आप मेरा सवाल समझ गए होंगे। ये पार्टियां अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि जो आज वक्तव्य प्रधानमंत्री का था, अगर वही बात वो संसद में कहते तो अच्छा होता। देखिए, बुनियादी इसमें जो एक ट्रस्ट डेफिसिट, एक विश्वास का अभाव पैदा हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि शुरुआत से ही जब डिबेट शुरू हुई, पूरे विपक्ष की ये मांग थी कि इतना महत्वपूर्ण विषय है
जिसका प्रभाव पूरे देश पे हुआ है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, विषय हैं जिस पर विपक्ष चाहता है कि जो इस नीति के निर्माता हैं, जिन्होंने ही इसकी सार्वजनिक घोषणा की थी, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सदन में उनकी उपस्थिति हो। तो शुरुआत में जब प्रधानमंत्री नहीं आए और डिबेट स्थगित हो गई और विपक्ष को संसद के काम को रोकना पड़ा, जिसमें कि प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए आए, और जब वो आए तो क्वेश्चन आवर में आए उस दिन जब उनका डे था। तो अब लगता है, मुझको ये लगता है कि विपक्ष ये सोचता है कि प्रधानमंत्री केवल एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक ढंग से आए हैं और वो बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। असल मूल कारण और बुनियादी मैं समझता हूँ जो ट्रस्ट डेफिसिट अब विपक्ष और सत्ता के रूढ़ बेंचेस में हो गया, वो इस कारण से हुआ। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार ने, मैं खत्म कर लूँ, बस 20 सेकंड लूंगा, बस सिर्फ 20 सेकंड। 20 सेकंड। नीतीश कुमार ने तो नोटबंदी के निर्णय का समर्थन किया था। हमारी परेशानियां है जिस तरीके से वो कार्यान्वित हुआ है, और मुझे ये संवाद का तर्ज अच्छा नहीं लगता है जहां बीजेपी कोई सकारात्मक सुझाव भी देने वाले को कहे कि वो भ्रष्टाचारी है, वो काले धन का समर्थन करता है, या सुरक्षा पे सवाल पूछे तो कहे राष्ट्रद्रोही है। ये संवाद का तर्ज गलत है। मैं समझता हूँ बीजेपी को भी इस पे आत्मचिंतन करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर पात्रा। मैं रूबिका जी, मैं 10 सेकंड लेना चाहूंगा इसमें। देखिए रूबिका जी, पहली बात तो है, मैं अखिलेश जी को बड़े, अगर कमेंट पे कमेंट देखिए तो हम लोग को बहुत सारा बोला। देखिए आप लोग 3 लोग एक तरफ है, कृपया करके मुझे बोलने तो दीजिए। तो आप लोगों ने कुछ सवाल उठाए, बहुत समय बोला भी है, एक बार में सारे प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर पात्रा की तरफ ये सवाल था, इसीलिए गौरव, लेट्स मेक इट लिटिल इजी। नहीं भाटिया जी, ये गलत बात नहीं है। आप लोग सब मिलकर चढ़े रहेंगे, हमें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये किस प्रकार की बात है? जवाब कौन, ये क्या गलत बात है? आपने इतने सारे प्रश्न उठा दिए, जवाब तो देने दीजिए। आज की तारीख में सवाल का जवाब, कटघरे में कौन खड़ा है? आप लोगों ने कटघरे में किसे खड़ा किया है? सवाल तो पूछे जा रहे हैं, जवाब भी नहीं देने देंगे। जवाब तो लेना होगा मुझे। वो सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। एक साथ में क्या होता है? बारी बारी से होता है। एक साथ में क्या, मैं कोई एक साथ में क्या है? वॉशिंग मशीन थोड़ी है कि एक साथ में सारे कपड़े धोऊंगा। तो कोई बात नहीं, लेकिन एक एक करके जवाब दूंगा, फिर उठाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, डिबेट का मकसद ही होता है। आप तो एटीएम की तरह जवाब होगा तो स्वागत है, लेकिन अखिलेश जी, डिबेट का मकसद ही होता है। गौरव जी, डिबेट का मकसद ही होता है, आप जानते हैं, जो सवाल उठाएगा, जिसके लिए उठाएगा, उसको जवाब देना होगा। जी, हम लोग भी थोड़ी चर्चाओं में भाग लेते हैं, हमें पता है डिबेट कैसे होती है। अगर ये हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे तो फिर मैं जवाब कोई दे दीजिए। ये हम लोग टॉपिक से डिविएट मत हो, हमें उत्तर गौरव साहब, आप 1 सेकंड रुकिए। 30 सेकंड्स। डॉक्टर पात्रा, जो पवन साहब कह रहे हैं कि आपका तर्ज गलत है डिबेट करने का, डिमोनेटाइजेशन को लेकर। मैं दोनों का उत्तर दे रहा हूं। अखिलेश जी ने कुछ सवाल पूछा, बहुत लंबा पूछा, और पवन जी के पहले। अखिलेश जी, मैं आपके माध्यम से, आपके सवाल के माध्यम से देश को कुछ कहना चाहता हूं। आप देखिए, आप हमें रोज शाम को आके टीवी पे कहते हैं, आपने कहा था 15 लाख वापस आ जाएंगे, आप कह रहे थे कालाधन सब कुछ ले आएंगे। क्यों नहीं आया 15 लाख? क्यों नहीं आया कालाधन? अरे आप अब तक पूछ रहे थे क्यों नहीं आया काला धन, क्यों नहीं आया? काले धन को खत्म करने के लिए जब हम डिमोनेटाइजेशन लेके आ गए तो आप बोल रहे क्यों ये कानून आ गया, क्यों ये कानून आ गया? ये अजीब बात है। जब हम देश के बाहर से ला रहे थे तो आप बोल रहे थे देश के अंदर में जो काला धन है इस पे अटैक कब करोगे? जब देश के अंदर जो काला धन है उस पे अटैक कर दिया तो अरे देश के अंदर के काला धन पे अटैक क्यों किया? बाहर वाले को और ज्यादा अटैक कर लेते। और देखिए, चाचा नेहरू के जीप स्कैम से लेकर, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी से लेकर, आपके राजीव गांधी के बोफोर्स से लेकर, सोनिया जी के क्वाट्रोची से लेकर, काला धन इकट्ठे करने का काम आप लोगों ने किया है। और जब भी आपसे सवाल पूछा गया है इसी प्रकार अहंकार से आप लोगों ने हंस के टाल दिया है। मैं रूबिका जी आपकी बात रख सकता हूं और ना ही हम टालने वाले। मैं आपको बरसों पहले जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो बरसों पहले से काला धन इकट्ठा हो रहा है। ये काला धन का विषय कोई आज का नहीं है, बरसों से इकट्ठा कौन कर रहा है ये देश जानना चाहिए। डिस्कशन को लेकर जो कोई अपने सुझाव रखने की कोशिश करता है उसको बैक क्यों कर दिया जाता है? हाँ भाटिया साहब, 1 सेकंड में आती हूँ। अखिलेश जवाब नहीं दिया है गौरव भाटिया।
नहीं, इन्होंने आरोप लगाया, जवाब नहीं दिया, मैं इसका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आरोप क्या लगाया? एक मेरी जीप स्कैम से लेकर कोलगेट और सभी संबित जी आप संबित फिर बोल रहे हैं। जी गौरव, सबसे पहले तो सभी प्रवक्ताओं को बराबर से समय दीजिए, और जब आप फिर भाजपा के पास जाएंगे, आप सही कह रहे हैं कि इन्होंने इतना खराब इंप्लीमेंटेशन किया है कि इनको बहुत से कठिन प्रश्नों का उत्तर देना होगा, वो ये देंगे। सबसे पहली बात मैं ये कहता हूं कि काले धन की लड़ाई कोई ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा करती है। सभी पार्टियों ने भाजपा की सरकार का सहयोग किया और कहा आप काले धन की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। हम लोगों ने क्या प्रश्न उठाया? हमने भी वही बात कही जब से ये इंप्लीमेंट हुई है डीमोनेटाइजेशन की स्कीम, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई, और मैं समझता हूं कम से कम केंद्र सरकार जो सर्वोच्च न्यायालय कह रही है उसका ध्यान करेगी। उन्होंने कहा कि ये डीमोनेटाइजेशन से आम आदमी को बहुत दिक्कत आई है और इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ही खराब है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप देखिए कि कहां गलतियां हुई। पहली बात, जो इन्होंने कैलिब्रेशन करी, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने कहा 21 दिन लगेंगे। अगर ये 500 और 1000 के नोट नए छाप देते तो मेरे ख्याल से कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। नोट का साइज बदला, 2000 रुपए का नोट लाए। कैसे आप हायर डिनोमिनेशन की करेंसी से काले धन पे रोक लगाएंगे, यह किसी को समझ में नहीं आया। तीसरी बात, प्रधानमंत्री की सीधे जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की घोषणा उन्होंने करी, कि संसद सही जगह है, वो आके जवाब दे विपक्ष की जो पार्टियां हैं उसको, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां आम जनता का दर्द रख रही हैं। हमने देखा प्रधानमंत्री जी रॉक कॉन्सर्ट में बोल सकते हैं, लेकिन जो प्रजातंत्र का मंदिर है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वहां आने में उनको दिक्कत हो रही है बोलने में। सम्मेलन कर सकते हैं, सेफई में रॉक कंसर्ट कर सकते हैं, पार्लियामेंट में नहीं आ सकते। मुझे पता है आपको दर्द हो रहा है। अगर नाच गाना कर सकते हैं, अगर आप रॉक कॉन्सर्ट में बोल सकते हैं, तो जो प्रजातंत्र का मंदिर है उसमें आप जो अहम मुद्दा आपने उठाया है, और फिर बोलूंगा, मेरी जो बातें हैं वो जनता की आवाज है। मुझे पता है आप निरुत्तर हैं आज, आप तभी आप बीच में टोक रहे हैं। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट बने हुए हैं। ये जो सवाल आप उठा रहे हैं, सवाल उठाए, सुनिए। गौरव भाटिया, एक सेकंड आप रुकिए। हमारे साथ एक इकोनॉमिस्ट यहाँ पर बातचीत बहुत देर आपने मुझे, गौरव साहब ये जो सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं, मैं अपनी पूरी बात तो कर लूं रूबिका जी। ज्यादा पैसों का करेंसी लेकर आए। सर एक सेकंड रुकिए ना सर, ये जो आम जनता के सवाल है पूछने दीजिए ना, वो भी तो देख रही हो, वो भी तो समझे इस पूरे मसले को। रुकिए गौरव साहब, ये जितने भी सवाल गौरव भाटिया समय तो दीजिए, 10 मिनट इंतजार कराने के बाद 1 मिनट भी नहीं। एक सेकंड गौरव साहब, आज क्या हो गया आपको? एक सेकंड रुकिए, सवाल पूछे, उनका जवाब तो लेने दीजिए मुझे। ये जो सारी बातें गौरव भाटिया साहब अभी कह रहे हैं, आपने इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं किया, आप करेंसी पहले छाप देते, आपको कैलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों को लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती, आपसे बेहतर इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। तो क्यों सरकार ने ये सारी चीजें नहीं की जो अभी ये बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि इस पूरी कार्रवाई का पर्पस क्या था। जहाँ तक बात है, मुद्दा शुरू हुआ था कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब जो जिनके पास काला धन है वो शोर मचा रहे हैं। आज जनता से आप पूछिए कि जैसे ही ये घोषणा हुई थी, आम जनता में क्या रिएक्शन था। इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइड, लोगों का पहला रिएक्शन था कि अब ये पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होगा। उन्होंने किसी सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं नाम लिया था। आम घरों में आप बेडरूम्स में, ड्राइंग रूम्स में, डाइनिंग टेबल्स पे चर्चा देखिए लोग क्या कर रहे हैं। वो सबको एक ही सिस्टम में मान रहे हैं कि साहब पॉलिटिकल पार्टीज, मेरे को बताइए किस पॉलिटिकल पार्टी की फैक्ट्रियां चलती हैं जहां प्रॉफिट कमाते हैं और इलेक्शन में लगाते हैं। सबको पैसा चाहिए इलेक्शन के लिए, कहां से आ रहा है? इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। मेरा ये कहना है, जनता जानती है इस बात, मंच के पैसा कहां से आते हैं, जनता जानती है इस बात को। आप सुनिए सर प्लीज। अब पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या ये तैयारी नहीं हो सकती थी? इकोनॉमी समझिए कि जब आप तैयारी करते हैं तो आप तैयारी किस लेवल तक करेंगे ताकि सीक्रेसी आउट ना हो। जरूरत से ज्यादा भी अगर आप तैयारी करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो ऑलवेज ये शंका रहती है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। सवाल पूछना किसी ने मुझे ये कहा, जैसे कल की बात हो रही थी और आज भी मैं देख रहा था, किसी ने कहा कि ये मनमोहन सिंह जी इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, आपने उनसे राय ली होती।
मुझे ये बताइए, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछ रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी को बुलाया जाता पीएम द्वारा कि सर बताइए क्या करना चाहिए, तो क्या मनमोहन सिंह जी वापस जाके कांग्रेस के अध्यक्ष को या बाकी लोगों को नहीं बताते कि मेरी पार्लियामेंट पीएम से क्या बात हुई है? क्या वो मॉरली ये कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं बताऊंगा? कुल मिला के सवाल ये है कि कार्रवाई इतनी बड़ी सब कुछ सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए ये मजबूरी है। देखिए कुछ चीजें मजबूरी होती है, ये कदम बहुत तगड़ा था। रूबिका मैं जवाब दे रहा हूं। आप किसी भी नेता रूबिका मेरा एक सर, ये इतनी आतुरता किस बात को लेकर है? सबको मौका दिया जाएगा। रुकिए एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकिए, इसको संसद मत बनाइए। रुकिए एक सेकंड। अखिलेश जी बिठाया कि आपने बजरंग दल के कार्यकर्ता बिठाया है? अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी मैं जवाब दे रहा हूं, परेशान हो रहे हैं। जो व्यक्ति अपने कैबिनेट के राय न ले, हम नहीं कह रहे मनमोहन सिंह को बुला के पूछो। आपने इतने देर में अर्थशास्त्री का कोई परिचय नहीं दिया, आपने सिर्फ राजनीतिक बात की। आप किसी दिन लाइन में चले जाइए और कहिए मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, आप लोग जयकारा करिए, फिर आपका चेहरा कैसा दिख के आएगा अभी आपको पता लग जाएगा। सारे भाजपा के लोग, जितने लोग मुझसे मिलते हैं वो खुद दहशत में हैं। वो लोग है, मैं यही तो कह रहा हूँ सर, विरोध नहीं कर पा रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि एक पार्टी या दो पार्टी, जनता तो सबको वही मान रही है। आम जनता तो कह रही है पूरा पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है, वो एक पार्टी का नाम नहीं ले रही है। जनता तो ये कह रही है कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है। सुनिए, इसीलिए तो जनता कहती है इलेक्शन रिफॉर्म करिए। आप लोग इलेक्शन रिफॉर्म नहीं करना चाहते, जनता कहती है पॉलिटिकल सिस्टम को आरटीआई में लाइए। आप लोग जनता की बात नहीं मानना चाहते, तो प्लीज समझे इस बात को कि जनता क्या चाह रही है। आप लोग जनता की बात नहीं सुन रहे, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं। भाई फिर वही, अरे जनता, चलो ना, मतलब दिन भर जनता में रहता हूँ। आप एक सेकंड, एक मिनट रुक के इन्हें चुप कराओ। अगर आप भ्रष्टाचार को इतना रोकना चाहते हैं, लोकपाल क्यों नहीं लाया आपने? अखिलेश जी, लोकपाल से क्या भ्रष्टाचार नहीं रुकता है? नोटबंदी लेकिन आपके पार्टियों को आरटीआई के अंदर क्यों नहीं लाना चाहते? सुनिए, जब आम जनता को कोई नोटबंदी की बात हो रही है, ये सब उसी के पार्ट है, करप्शन रोकने के। प्लीज, एक कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आप लोग स्टूडियो में बैठ के झूठ बोलते रहिए। जब चलिए किसी बैंक पे देहात में और बताइए कि मोदी जिंदाबाद, बहुत अच्छा काम किया है, चेहरा रंग न जाए तो कहिएगा। सर, कैमरा झूठ नहीं बोलता है। किसी दिन चलिए ममता बनर्जी, केजरीवाल और राहुल गांधी जाते हैं, वहां जमकर नारेबाजी होती है। सर, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सुनो, मैं बता रहा हूँ। मैंने सारे बैंक के बड़े अधिकारियों से बात किए, जितने छोटे बैंक हैं 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपए 2-2 दिन पे आते हैं, जो गांव में बैंक है। सुन लीजिए, जो बड़े बैंक हैं 50 लाख से 1-1.5 करोड़ रुपए आते हैं। जैसे मैं गिना रहा हूं, स्टेट बैंक का, भूमि विकास बैंक, कृषि बैंक है, वो 59 शाखाएं देवरिया में है और 80 लाख रुपए आते हैं जिले भर में। जोड़ लो कितने रुपए एक दिन के हुए, और पूरे जिले का पहले दिन 6 करोड़ आया, जिसमें मिलाकर के कई सौ ब्रांचेज हैं। बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं। आप लोग यहाँ स्टूडियो में बैठ के मजे मारते रहो, बताते रहो कुछ 2 बजे रात को लाइन में लगते रह जाएगी लेकर के गाँव में, और दूसरे दिन मिलता नहीं है। और सुनिए, क्यों चले जाते हैं अगर इतनी चिंता आपको? सबके पैसे बैंक में रखिए, आप पैसे का अरेंजमेंट किए होते, नोटबंदी से परेशानी है, आप जनता इसका विरोध नहीं कर रही, उससे परेशानी है। पहले जाके बात करते हो, असत्य बताते हो, या फिर फ्यूचर को देखकर परेशानी है। गांव के लाइन में जाके कहो कि मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया। साहस हो तो गांव के लाइन में खड़े होकर जाके कहो कि मोदी ने बड़ा अच्छा काम किया है। जाओ, चले जाओ रूबिका, स्टूडियो से निकलो एसी के, जाओ मोदी जी की तारीफ करो कि बहुत अच्छा काम हुआ, पता लग जाएगा। किसी भाजपा के नेता को भेजो। अभी एक सांसद दिखे थे, ये गुस्सा किस बात को लेकर है? दिखे थे, लाइन पे गए थे, पब्लिक ने उनका क्या मुझे ये बताइए, ये गुस्सा किस बात को लेकर है? मुझे ये बताइए। आपको जो एक्शन करना हो करिए। आप नोटबंदी के खिलाफ हैं, बेचारी या लोगों की परेशानियों के खिलाफ हैं? लाइन में बैठे पड़े हैं, इतना कंफ्यूज क्यों हैं आप? रूबिका जी, मैं नहीं सर, एक सेकंड में आ रही हूँ। मेरा सवाल गौरव भाटिया से था। अखिलेश जी, गौरव भाटिया भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ रूबिका जी, मैं 2-3 बिंदुओं कैसे आएगी आपकी आवाज? इतना चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज आप तक ही नहीं पहुंचेगी। जब ये अनाउंसमेंट हुआ रूबिका जी, तो आप सही कह रही हैं, सभी पार्टियों ने भी इसका स्वागत किया। आज हमारे बीच में सरदाना जी हैं, मैं उनसे भी अभी चाहूंगा कि वो उत्तर दे। हम लोग कह रहे हैं जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो बहुत ही खराब हुआ।
हम सबको पता है कि 75 जाने गई क्योंकि इंप्लीमेंटेशन खराब था। ये बेहद दुखद है और कहीं ना कहीं ये रोका जा सकता था। हम लोगों ने आज ही पेपर में पढ़ा कि जो करेंसी नोट 500 के आए उसमें मिस प्रिंटिंग हो रही है, जिससे ज्यादा जालसाजी आगे होगी। इसके अलावा हमने सुझाव दिया कि प्राइवेट अस्पतालों में जहां पे जो गंभीर तरह से पीड़ित लोग हैं उनकी जान जा रही है, 500 और 1000 के नोट लिए जाएं। आपके चैनल पे भी हमने कहा था कि उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड भी रखवा लीजिए, लेकिन कम से कम उनको 500 और 1000 के नोट इस्तेमाल करने दीजिए। लेकिन इस सरकार ने कोई भी उसमें संशोधन नहीं किया। हमारी तकलीफ ये भी है कि कोई विपक्षी पार्टी अगर सुझाव देती है और कहती है इम्प्लीमेंटेशन पुअर है, तो उसको कहा जाता है ये भ्रष्ट है। हम लोग जो है पाकिस्तानी बन जाते हैं, हम लोग एंटी नेशनल बन जाते हैं। प्रजातंत्र की खूबसूरती ये है कि आप प्रजातंत्र में रह के अपनी बात करिए, अगर आपकी बात सहमत आप किसी से नहीं है वो रखें। ये प्रजातंत्र है जिसको भाजपा की सरकार उखाड़ के फेंक रही है। मैं इसका उत्तर देना ये लोगों की परेशानी हल करने के लिए आई एम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैं ये कह रही हूं कि संसद में आपको सल्यूशन से मतलब है या वो सल्यूशन कौन लेकर आएगा उससे मतलब है? किससे मतलब बिल्कुल है रूबिका जी, बिल्कुल है। प्रोफेसर राम गोपाल जी इसका जवाब दे सकता है कोई? अग्रवाल जी ने, दोनों ने सुझाव दिए और जनता का दर्द रखा। नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है। आज 8 दिन होने वाले, हमने तभी कहा नरेंद्र मोदी जी जो सुझाव आए हैं, जो कमियां हमने बताई हैं, जो सकारात्मक भूमिका हमने निभाई है विपक्ष की, उसका कम से कम संज्ञान लेके बात करें। और मैं एक और बात कह दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा कुल मिलाकर आपने वही सवाल किया जो एकदम पहले सेगमेंट में पवन जी कर रहे थे कि हम किसी तरह का कोई सलूशन देने की कोशिश करते हैं तो उस सलूशन को लिया नहीं जाता है। पवन जी, अभी एक बार फिर से बयान आ गया है नीतीश कुमार का और वो ये कह रहे हैं ऐतिहासिक और साहसिक कदम है, इससे आने वाले टाइम में फायदा होने वाला है। तो फिर दिक्कत क्या है सर? डॉक्टर पात्रा, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। एक सेकंड कहा जी जी जी, कोई बात नहीं। सिर्फ क्योंकि इतनी चिल्लाहट हो रही है, अगर मेरे को 30 सेकंड दे तो मैं बात खत्म कर दूं। नीतीश जी ने जो कहा था वो तो मैंने शुरू में ही आपके सामने रखा था कि हमने नोटबंदी का समर्थन किया था। अब जहां तक क्रियान्वयन की बात है, देखिए हमारा ये मानना है कि आप अगर 86% जो नोट्स हैं वो अगर आप हटा लें और ये जानते हुए हटा लें कि लगभग 47% लोग बैंकिंग नेटवर्क के हिस्सेदार नहीं हैं और ख़ास तौर से रूरल इकोनॉमी, गाँवों में लगभग 95% से ज़्यादा वो कैश ट्रांजैक्शंस पर आधारित है और पूरी इकोनॉमी 80% कैश ट्रांजैक्शंस पर आधारित है, तो आपको इतने बड़े कदम की उसी से मिलती जुलती तरह की तैयारी करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीक्रेसी की ज़रूरत थी, फिर भी इसका ये मतलब नहीं था कि इस तरह से तैयारी में खामियां पाई जाए। और आखिरी बात बस 5 सेकंड में कहूँगा, जो विजय जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है कि जब तक आप राजनीति का काले धन से ये जो रिश्ता है उसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक काला धन कहीं नहीं जाएगा। किसको कैसर पत्थर मारे कौन पराया है, शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है और उन चेहरों में बीजेपी का भी है। डॉक्टर पात्रा, जितनी भी विपक्षी पार्टियां यहाँ पर बैठी हैं उनका ये कहना है कि आपका ये जो कदम है इसके कोई भी खिलाफ नहीं है, लेकिन जो परेशानियां हो रही हैं उसके हम खिलाफ हैं। वो एक मुद्दा आप भी जानते हैं कि विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा कोई रास्ता क्यों नहीं निकालती है सरकार कि मिल बैठकर कहीं ना कहीं मना लिया जाए, समझा लिया जाए, या आपको लगता है कि ये मानने को तैयार ही नहीं है और इसीलिए मुद्दे को और आग में घी डालने का काम किया जा रहा है? देखिए रूबिका जी, आपका कहना कि विपक्ष डीमोनेटाइजेशन से बड़ा खुश है मगर इंप्लीमेंटेशन से नाराज है, मैं तो पहले इसमें आपको करेक्ट कर दूं कि कुछ विपक्ष ऐसे भी हैं जैसे ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी इत्यादि, जो कि खुलकर कह रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन को रोल बैक करो, डीमोनेटाइजेशन अच्छी बात नहीं है। इसमें आप देखिए बॉडी लैंग्वेज इन लोगों का देख लीजिए, और मैं बिल्कुल कैंडिडेटली कह रहा हूँ, देश की जनता ऑब्जर्व कर रही है।
जिसको सुझाव देना होता है रूबिका जी, उसका तरीका अलग होता है। वो इस प्रकार चिल्ला चिल्ला कर मोदी मोदी मोदी, अभी मैं सुन रहा था किस प्रकार आदरणीय अखिलेश जी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। रूबिका तुम जाओ, लाइन पे लगो, इस प्रकार का भाषा होता है। जो सुझाव देना, ये नेता हैं, आप बताइए, ये विधायक रह चुके हैं, आदरणीय है, बड़े हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होता है सुझाव देने वालों का। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वालों को बौखलाया हुआ कहा जाता है। कुछ तो गड़बड़ है ना, कहीं तो कुछ गड़बड़ है कि इतनी बौखलाहट है। वरना देखिए रूबिका जी, मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल सीना ठोक के और ताल ठोक के कह रहा हूं, मेरे पास अगर एक नया आना काला धन का नहीं है ना, और मेरे पास सुझाव है तो मेरे बोलने का तरीका अलग होगा। अगर मेरे पास कह रहे हैं ना कि उन्होंने सुझाव दिए हैं, वो सुझाव अब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किए गए हैं? आप बात को निजी स्तर पर क्यों ला रहे हैं? बहुत देर तक मैंने सुना है, सुन लीजिए। मैं डॉक्टर भाटिया का, मैं गौरव भाटिया जी का जवाब दे रहा हूँ। गौरव भाटिया जी के नेताओं ने 16 तारीख को भाषण किया, 17 तारीख से उन्होंने इस पर किसी प्रकार का डिबेट करने से मना कर दिया। 16 तारीख को जो सुझाव आए, एक उदाहरण दे रहा हूं, शादी के लिए एग्जेम्पशन बढ़ाने का सुझाव आया। क्या शादी के लिए एग्जेम्पशन नहीं बढ़ा दिया गया 2.5 लाख तक? आप लोगों ने सुझाव दिया, उसको तुरंत मान लिया गया। आप सुझाव तो दीजिए, उस पे बहस तो कीजिए। आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री रोज गोल पोस्ट बदलने का है। आज प्रधानमंत्री दाएं क्यों देख रहे थे? संसद में जब डिबेट पर इन चीजों में, इस टीवी डिबेट में चर्चा हो सकती है, तो संसद में क्यों चर्चा नहीं हो रही है? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, परेशानी का हल या वो हल कौन निकालता है? तो आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिनको मौका नहीं दिया वही विरोध कर रहे हैं। कैसा मौका चाहिए था नोट बैन के विरोधियों को? ये तमाम सवाल बार बार लगातार उठ रहे हैं। आखिरी सेगमेंट में पहुंच चुके हैं, इसलिए कम वक्त मिलेगा। सबसे पहले भाटिया साहब, मैं आपसे शुरू कर रही हूं, थोड़ा कम रखिएगा अपनी बात को। मेरे कहने का मतलब यह है कि शब्दों को कम रखिएगा, लेकिन बात पूरी कह दीजिएगा। सीधा सवाल यह है कि जो आपने सुझाव दिए थे, उनमें से कई सुझाव मान लिए गए हैं। आप सुझाव दीजिए तो सही। सिर्फ विपक्ष में खड़े होकर और अगेंस्ट में जाना, ये कहां तक उचित है? रूबिका जी, बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। हम लोगों ने पहले दिन से प्राइवेट अस्पतालों में 500 और 1000 रुपए के नोट लिए जाए, पैन कार्ड और आधार कार्ड दिया जाए, वो कहा था, आज तक नहीं माना गया। शादियों का सुझाव भी हमारी ही तरफ से आया था, तब भी पहले डिसमिस किया जा रहा था। खुशी है लागू हुआ, आधा अधूरा हुआ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें इतनी इन्होंने कंडीशन लगा दी है कि जिसके घर की शादी है वो रुपया नहीं विड्रॉ कर पा रहा है या अपना नोटिफिकेशन देख ले। किसानों के लिए ये ऐसा सीजन था जब उनको अपना बीज बोना था, बीज पाने की दिक्कत थी। इन्होंने पाशिल लगाया कि बीज के लिए 500 और 1000 के नोट लिए जा सकते हैं, उसके अलावा जो उनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं उसमें 500 और 1000 के नोट नहीं दिए जा सकते हैं। ये दिक्कत है। सीक्रेसी पे केवल एक बात कहूँगा, अगर 500 और 1000 के नोट पहले से पर्याप्त मात्रा में छाप लिए होते, इसका सीक्रेसी पे कोई असर नहीं होता। नहीं छापे गए, इसीलिए डीमोनेटाइजेशन के डिसीजन के 10 दिन के बाद तक 500 के नोट मार्केट में नहीं आए थे और 2000 के नोट भी कहीं पे इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे। और लास्ट में एक बात कहूंगा, भाजपा जब विपक्ष की भूमिका निभाती थी तो सबसे लेस कंस्ट्रक्टिव सेशन होते थे 2009 से 14 तक। आज भाजपा सत्ता में है, इसलिए इनको विपक्ष की बातें अच्छी नहीं लग रही। अपने गिरबान में भी झांक के एक सबक इनको लेना चाहिए। अच्छा, नोटबंदी का फैसला वापस नहीं लिया गया तो अब आप क्या करेंगे? एक लाइन में जवाब दीजिए। रूबिका, हम पूरा सहयोग करेंगे, इनसे यही कहेंगे कि अपना जो दिल है उसमें जो गरीब आदमी का दर्द है, आम जनता का दर्द है, उसको रख के देखे। हम सहयोग में साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ठीक है। अखिलेश जी, नोटबंदी का फैसला आप वापस लेना चाहते हैं, आप ये मांग कर रहे हैं? देखिए, आप सुझाव मांग रही हैं। सुझाव वो व्यक्ति मांग रहा है कि जो अपना निर्णय लेके खड्ड में गिर गया है। अब कार्यक्रम को रास्ते बताओ निकलने के लिए। क्या रोड खड्ड में गिरे जितने आपने 14 लाख करोड़ रुपए के करेंसी को ननर वालेट कर दिया, ननर वालेट कर दिया, वो कई दिन में आप पूरा वापस करेंगे? लोगों के अपने पैसे हैं बैंकों में, वो निकाल नहीं सकते हैं। अखिलेश जी, मेन प्रॉब्लम तो यही है ना। नोटबंदी का फैसला वापस नहीं होने पर आप क्या करेंगे? मेरा एक सीधा सा सवाल है, आप ये चाह रहे हैं कि नोटबंदी का फैसला वापस वो ये जिम्मेदारी इनकी है, ये जिम्मेदारी इनकी है। ये बताएं कि क्यों हमने लागू किया, इससे क्या फायदा होना है।
ये सदन में आके बताएं क्या फायदा होना। हम बताएंगे, मैं तो गिना रहा हूं ना कि डेवलपिंग कंट्री है, 30 to 40% पैसे करेंसी में काम बढ़ते हैं, इसमें लोग पब्लिक को, गरीब को, किसान को, मजदूर वापस को, होना लेबर चाहिए को, कि मिस्त्री नहीं? को, मैं ये बालू सवाल को, पूछ रही सीमेंट हूं को, आपसे। नोट को। अब तो हिंदुस्तान को इन्होंने डुबो ही दिया। देखते चलिए 4 महीने में कितनी इकोनॉमी कहाँ जाती है। अरे सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। काम होगा ना, डेवलपमेंट होगा ना, लोगों के जीडीपी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं तो जवाब ही दे रहा हूँ इतने देर से। नोटबंदी का फैसला वापस होना चाहिए कि नहीं? इन्हें क्या रियलाइज होता है? इन्हें क्या रियलाइज होता है? हम कह रहे हैं ये पहले आगे सदन में तो बताएं कि हमने क्यों लागू किया है। सर, फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, आपको नहीं चाहिए? ये सदन में आके बताएं। रीजन नहीं चाहिए? नहीं, ये सदन में मुद्दा चाहिए। देखिए अभी जो बात मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, मुद्दा नहीं, मैं तो गिना रहा हूँ देश का। आप मेरे सवाल का जवाब आप ही पार्लियामेंट हो गए क्या? पार्लियामेंट आप हो गए क्या? नोटबंदी का फैसला वापस नहीं होने पर आप क्या करेंगे? करो रूबिका लोगों के, उत्तर दे मैं तो वही कह रहा हूं ना कि लोगों को लाइन में कब बंदी से छुट्टी मिलेगी। अगर इतना फुल प्रूफ प्रोग्राम इनका था तो 18 बार ये परिवर्तन कर चुके अपने नियमों में। 18 बार जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए जो शादी का था, अभी 2 दिन पहले तक सिर्फ स्टेट बैंक तक पहुंचा था वो लेटर। 20 सेकंड दे दीजिए प्लीज। नहीं सर, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं लिमिट क्रॉस करके आ रही हूँ। पवन जी 10 सेकंड। नोटबंदी का वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता। सरकार को अब पूरी तरह से ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आज आप आम आदमी को कष्ट हो रहा है वो ना हो। सदन के पटल पर बहस होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को उसमें शिरकत करनी चाहिए, बेहिचक शिरकत करनी चाहिए, और वहां पर जो विपक्ष सुझाव रखे उनको उनका संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर पात्रा, कायदे की बात बता दीजिए। पीएम आप सदन में आकर बात रखेंगे या नहीं रखेंगे? ये सस्पेंस आप बरकरार रखकर जाएंगे? उत्तर दे दिया है ये अरुण जेटली जी ने कल ऑलरेडी उत्तर दे दिया है कि पीएम जरूर इस विषय पे इंटरवीन करेंगे। मगर 10 सेकंड में मैं ये कहना चाहूँगा, एक हकीकत है, आज मैं भुवनेश्वर में हूँ, अमित जी का यहाँ रैली था तो मैं आया था। टैक्सी में मैं जब अपने घर गया तो मैंने पूछा टैक्सी वाले से कि आप बताओ कि ये जो सब अपोजिशन हो रहा है, ये नोटबंदी से क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसने बोला हाँ थोड़ी दिक्कत तो है मगर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। और एक उड़िया में मुझे उसने इतनी अच्छी बात कही कि मैं शेयर करना चाहूँगा। उसने कहा देखिए ये तो युगों से है, जब सत्य और असत्य के बीच लड़ाई होती है तो असत्य बहुत ज़्यादा सत्य को हराने की कोशिश करता है। सत्य अगर अडिग रहता है, जो कि वो रहता है, तो कभी नहीं हारता है। और मैं देशवासियों को सैल्यूट करते हुए कहूँगा कि ये देशवासी हमारे जो बावजूद सत्य के साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। उस परेशानी से कैसे डील किया जाए, इस पर आज की तारीख में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सदानंद साहब, आई एम सॉरी मैं आपके पास नहीं आ पाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसी खबर है पीएम भाषण दे सकते हैं या इसमें इंटरवीन कर सकते हैं। बात तो ये है कि उसके बाद फिर विपक्ष क्या करेगा।